Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Sandhi. So today we are going to understand Unit 1 of Natural Language Processing, which is Introduction to Natural Language Processing. What is natural language processing? Let's understand that first. So natural language processing एक branch है of artificial intelligence. ये focus करता है on enabling computers to understand, interpret and generate कर सके human language को in a meaningful way. ये एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड मशीन अंडरस्टैंडिंग. ह्यूमन लैंग्वेज जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, एम्बिगुअस होते हैं एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं. तो एनएलपी हेल्प करता है मशीन्स को कि वो प्रोसेस कर सके इन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस को एंड परफॉर्म कर सके टास्क सच एज रीडिंग द टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द स्पीच, ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेजेस एंड रिस्पॉन्ड करना इंटेलिजेंटली. But why is NLP important? So NLP is important due to huge amount of human language data. Every day people generate massive amount of text and speech. वो जो data होता है वो काफ़ी unstructured होता है and it does not follow a fixed format. जैसे कि एक table या database की तरह एक fixed format को follow नहीं करता है. एग्जाम्पल्स जो होते हैं जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट में जो भी कमेंट्स होते हैं, रिव्यूज़ होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, या ईमेल एंड मैसेजेस में हो गए, पर्सनल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वॉइस कमांड्स में हो गए, वो सारी स्पीच जो या इंस्ट्रक्शंस हो गई टू द डिवाइसेस, एंड ऑनलाइन आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट जैसे कि न्यूज़ हो गए, ब्लॉग्स हो गए, रिसर्च पेपर हो गए. सेकेंड इम्पॉर्टेंस है डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड मशीन, डिफ़िकल्टी फॉर मशीन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. सो इसमें सबसे पहले आता है एम्बिगुअस. एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ह्यूमन लैंग्वेजेस में ऐसे मल्टीपल वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंस सेम कर रहे हैं, जो स्पेल सेम कर रहे हैं, पर उनकी मीनिंग डिफरेंट होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बैट या मीनिंग डिफरेंट हो, ऐसे बोल सकते हैं, या सेम वर्ड के लिए, सेम प्रोनाउंसिएशन वर्ड के लिए या स्पेलिंग ऑफ द वर्ड के लिए हमारे पास डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बैट के मल्टीपल मीनिंग्स है. जैसे बैट नाम का एक एनिमल भी है एंड बैट को हम क्रिकेट बैट से भी डिनोट करते हैं. सो एम्बिग्यूटी हो गई. सेकेंड है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट. कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस डिपेंड करता है ऑन सिचुएशन, बैकग्राउंड और प्रीवियस कॉन्वर्जेशंस, नॉट जस्ट ऑन द वर्ड्स. मतलब सीधा वर्ड्स पे मत जाओ. हो सकता है कभी कभी कि ह्यूमन सार्केज्म में बात कर रहे हैं, या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उस सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है. तो काफ़ी वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं. दिस फोन इज कूल. तो यहाँ पे जो कूल है उसका मतलब है स्टाइलिश. एंड सेकेंड सेंटेंस में सेम वर्ड यूज किया गया है, द रूम इज कूल. यहाँ पे कूल का मतलब है कोल्ड. सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जब वो सेंटेंस बोला है, वो सेम वर्ड का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है. जैसे इस सेंटेंस में कूल का मतलब हो गया है स्टाइलिश एंड सेकेंड सेंटेंस में कूल का मतलब हो गया है कोल्ड. या ऐसे हो सकता है कि इन अ रूम विद एन ओपन विंडो, स्पीकर इनडायरेक्टली रिक्वेस्ट कर रहा है समवन टू क्लोज द विंडो. टॉकिंग अबाउट वेदर मतलब द स्पीकर इज सिंपली डिस्क्राइबिंग द टेम्परेचर. सो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं. थर्ड आता है फुल ऑफ स्लैंग, एब्रीवेशंस एंड इमोशंस. जैसे ह्यूमन लैंग्वेज जो होता है वो काफ़ी इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करती है, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करती है, इमोजीज का यूज़ करती है, स्पेशली ऑनलाइन कम्युनिकेशन में. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस है, ओ एम जी इमोजी, दिस मूवी वॉज लिट टोटली वर्थ इट. तो यहाँ पे ओ एम जी एक एब्रीवेशन है, एक स्लैंग है फॉर ओ माई गॉड. इमोजी ये एक इमोशन को एक्सप्रेस कर रही है, जॉय को, लाफ्टर को एक्सप्रेस कर रही है. लिट एक स्लैंग है, इसका मतलब है एक्सीलेंट या अमेजिंग. सो ट्रेडिशनल सिस्टम जो है वो इन स्लैंग्स को समझ नहीं पाता था. ये इमोशंस को इग्नोर कर देता था या मिस इंटरप्रेट कर देता था इमोशंस को.
तो एनएलपी ने हेल्प किया कि वो उन स्लैंग्स को, एब्रीवेशंस को अंडरस्टैंड कर सके, डिटेक्ट कर सके इमोशन को, सेंटिमेंट्स को, एंड करेक्टली क्लासीफाई कर सके सेंटेंस को एज अ पॉजिटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है थर्ड इम्पोर्टेंस है, एनएलपी हेल्प करता है कन्वर्ट करने में लैंग्वेज इनटू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। एनएलपी अलाउ करता है मशीन टू एनालाइज द स्पीच एंड टेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट कर सके उनमें से इम्पोर्टेंट एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को, एंड अंडरस्टैंड कर सके द इंटेंट एंड इमोशन को। ये हेल्प करता है कंप्यूटर कि वो वर्क करे विथ ह्यूमन लैंग्वेज जस्ट लाइक अ ह्यूमन डू। एंड लास्ट इम्पोर्टेंस है बेटर डिसीजन मेकिंग। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डेटा, एनएलपी फिर हेल्प करती है मशीन को कि वो एक्यूरेट डिसीजंस ले सके, रेलेवेंट रिस्पॉन्सेज दे सके, एंड ऑटोमेट कर सके टास्क को एफिशिएंटली। जैसे ईमेल स्पैम डिटेक्शन हो गया, कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट्स हो गए जो कस्टमर की क्वेरीज को समझते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो रिस्पॉन्ड करते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया जहाँ पे वो सिस्टम जो है वो ह्यूमन से बात करके समझ जाता है कि वो पर्सन उस समय कैसा फील कर रहा है, वो हैप्पी है, सैड है, न्यूट्रल है, फनी है, क्या है, इट कैन अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं द की कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी। एनएलपी के टू मेन की कंपोनेंट्स हैं। एक है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग विच इज एनएलयू, एंड सेकेंड वन इज नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन विच इज एनएलजी। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो फोकस करता है ऑन हेल्पिंग मशीन कि वो अंडरस्टैंड कर सके ह्यूमन लैंग्वेजेस को। तो ये कैसे फंक्शंस परफॉर्म करता है कि वर्ड्स का मतलब समझना, मतलब मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और सेंटेंसेस, इंटेंट देखना यूजर का कि यूजर क्या चाहता है, या कॉन्टेक्स्ट ऑन द कॉन्वर्जेशन। ये हैंडल करता है एम्बिग्यूटी को एंड डिफरेंट सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करना वेदर अ मैसेज, ये मैसेज इज अ क्वेश्चन, ये कमांड है या एक कंप्लेन है। डिटेक्ट करना सेंटिमेंट को कि वो मैसेज कौन सा सेंटिमेंट डिनोट कर रहा है, हैप्पी डिनोट कर रहा है, एंग्री डिनोट कर रहा है, या न्यूट्रल डिनोट कर रहा है। आइडेंटिफाई द नेम्ड एंटिटीज, लाइक नेम को, लोकेशन को, डेट्स को, इनको आइडेंटिफाई करना। सेकेंड आता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन विच इज एनएलजी। ये फोकस करता है कि वो एनेबल कर सके मशीन को कि वो जनरेट करे ह्यूमन लाइक लैंग्वेजेस को। तो इनके फंक्शंस कैसे होते हैं, ये कन्वर्ट करता है द प्रोसेस डेटा इनटू टेक्स्ट, सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स में। ये इंश्योर करता है कि वो जो रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस किए गए हैं या जनरेट किए गए हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, नेचुरल साउंडिंग करे एंड मीनिंगफुल भी लगे। इसके एग्जाम्पल में क्या आता है, चैटबॉट्स जो रिप्लाई करते हैं टू द यूजर्स, या ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट्स हो गए, या समरीज हो गई, एंड वॉइस असिस्टेंट गिविंग स्पोकन रिस्पॉन्सेस। अब आते हैं कॉमन एनएलपी टास्क पे। बहुत बेसिक एंड कॉमन एनएल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनएलपी टास्क है जिसके बारे में अभी हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले आता है टोकनाइजेशन। सो व्हाट इज टोकनाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट्स जिनको टोकन्स बोलते हैं। जैसे यू कैन सी यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस दे के रखा है, आई लव मशीन लर्निंग। जैसे ही इसको टोकनाइजर से पास किया, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट टोकन्स में सेपरेट किया गया है, ब्रेक डाउन किया गया है। ये जो टोकन्स होते हैं वो वर्ड हो सकते हैं, या तो हम सेंटेंस में भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं या कैरेक्टर के बेसिस पे भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है कि एनएलपी इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमने इनको वर्ड में डिवाइड किया, तो एनएलपी एक टोकन हो गया, इज एक टोकन हो गया, वेरी एक टोकन हो गया, एंड इंटरेस्टिंग एक टोकन हो गया। अगर हमें इसी सेंटेंस को एक सेंटेंस टोकनाइजेशन करना होता तो ये पूरा ही एक आई लव मशीन लर्निंग, ये एक पूरा ही टोकन बन जाता। उसके बाद आता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो टैगिंग असाइन करता है ग्रामेटिकल लेबल्स को टू ईच वर्ड बेसिकली। तो जितने भी वर्ड्स होते हैं उस टेक्स्ट के अंदर उन सभी को एक ग्रामेटिकल लेबल असाइन करने का मतलब होता है, असाइन करने का काम करता है पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि क्या वो वर्ड एक नाउन है, एक वर्ब है, एक एडजेक्टिव है, एक्सेट्रा। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, यूजफुल है इन पासिंग एंड ग्रामर चेकिंग।
जैसे फॉर एग्जाम्पल है, यहाँ पे तुम्हें सेंटेंस दे के रखा है, आई लाइक द बीच। तो यहाँ पे आई क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है, लाइक इज अ वर्ब, द इज अ डिटर्मिनर एंड बीच इज अ नाउन। तो ये बेसिकली क्लासिफाई करता है या बेसिकली सभी वर्ड को एक लेबल दे देता है, ग्रामेटिकल लेबल देने का काम करता है। थर्ड है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, NER। सो ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है एंड क्लासिफाई करता है इंपॉर्टेंट नेम्स को एंड एंटिटीज को इन द टेक्स्ट। जैसे अगर तुम्हारे पास ये टेक्स्ट दे के रखा है, तो इस पूरे सेंटेंस में या टेक्स्ट में पर्सन कौन है वो डिफरेंशिएट करना, वहाँ से लोकेशन को एक्सट्रैक्ट करना, डेट क्या लिखी है वो, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो कैसे कैसे टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी एंटिटीज को आइडेंटिफाई करता है वो, पर्सन को आइडेंटिफाई करता है, लोकेशन को, डेट को, ऑर्गेनाइजेशन को, टाइम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, तो विराट कोहली प्लेस फॉर इंडिया। तो यहाँ पे इसने पर्सन को आइडेंटिफाई किया विच इज विराट कोहली, उसने लोकेशन को भी आइडेंटिफाई किया विच इज इंडिया। उसके बाद आता है सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि ये डिटरमाइन करता है द इमोशनल टोन या ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इन अ टेक्स्ट। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटिमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है, नेगेटिव सेंटिमेंट होता है एंड न्यूट्रल सेंटिमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस प्रोडक्ट इज अमेजिंग। तो यहाँ पे अमेजिंग आने से हम समझ गए ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट को डिनोट कर रहा है। फिर आता है मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन ने इंग्लिश में बोला है हेलो, तो मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इन हिंदी एंड वो समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है नमस्ते। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इंग्लिश में अगर पर्सन ने कहा हाउ आर यू, तो उसको वो ट्रांसलेट करके बोलेगा आप कैसे हो इन हिंदी। सो ये यूज करता है लैंग्वेज लर्निंग को, ग्लोबल कम्युनिकेशन को एंड मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स पे भी यूज होता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, सो ये क्या है, ये कन्वर्ट करता है स्पोकन लैंग्वेजेस को इनटू अ रिटन टेक्स्ट। मशीन ट्रांसलेशन में क्या हो रहा था, ये डिफरेंट लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर रहा था। जैसे इंग्लिश से हिंदी में कर रहा था, हिंदी से इंग्लिश में कर रहा था, इंग्लिश से मराठी, ऐसे डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था या ट्रांसलेट करने का काम कर रहा था। स्पीच रिकॉग्निशन में क्या होता है, कोई वर्बली या स्पोकन लैंग्वेज देता है जिसको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस पर्सन ने बोला सेट एन अलार्म फॉर 7 AM, तो टेक्स्ट का आउटपुट क्या आया कि सेट एन अलार्म फॉर 7 AM। ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल किया जाता है कि अगर तुम जो भी बोल रहे हो उसे वो टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वॉइस सर्च में यूज़ किया जाता है, जैसे तुम्हारी गूगल सर्च हो गया, या वर्चुअल असिस्टेंट एक्शन हो गया, जैसे फ़ोन में एप्पल फ़ोन में सीरी हो गया या एलेक्सा हो गया, वॉइस असिस्टेंट हो गए, वॉइस टाइपिंग हो गई जो व्हाट्सएप पे होती है, या कॉल सेंटर ऑटोमेशन भी हो गया। ट्रांसक्रिप्शन जैसे यूट्यूब पे यू कैन सी तुम्हें एक ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है ऑटोमेटिकली, जो भी वीडियो में हो रहा है उसका ऑटोमेटिक एक ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे स्पीच रिकॉग्निशन के काम हैं। अब नेक्स्ट आता है लेवल्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सबसे पहला आता है फोनोलॉजिकल लेवल। सो व्हाट इज फोनोलॉजिकल लेवल, ये डील करता है विद द साउंड्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस। ये फोकस करता है ऑन हाउ साउंड्स, हाउ द वर्ड साउंड व्हेन स्पोकन, या मेनली ये फोकस करता है इन स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम पे। फॉर एग्जांपल डिस्टिंग्विश करना बिटवीन सिमिलर वर्ड्स, जैसे कि बैट और पैट में डिफरेंशिएट करना। तो ये बेसिकली थोड़ा सा सिमिलर साउंड कर रहे हैं पर इनको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है फोनोलॉजिकल लेवल। फिर आता है मॉर्फोलॉजिकल लेवल। व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकल लेवल, ये डील करता है विद द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स।
स्टडी करता है हाउ द वर्ड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग रूट्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। एग्जाम्पल है अनहैप्पीनेस। सो अनहैप्पीनेस एक जॉइंट से बना है या एक डिफरेंट डिफरेंट वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, जैसे अन, यू एन या अन से बना है प्लस हैप्पी प्लस नेस। फिर आता है लेक्सिकल लेवल। लेक्सिकल लेवल में क्या होता है, ये डील करता है विद इंडिविजुअल वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, आइडेंटिफाई करना पार्ट ऑफ स्पीच सच एज नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल इन द सेंटेंस शी इज रनिंग, तो रनिंग क्या है, इज आइडेंटिफाइड एज अ वर्ब, एक एक्शन वर्ड है। फिर आता है सिंथेटिकल लेवल पे। सो ये क्या होता है, ये डील करता है विद ग्रामर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, चेक करता है वेदर अ सेंटेंस फॉलो अ ग्रामेटिकल रूल और नॉट। एग्जाम्पल है अ बॉय इज ईटिंग फूड, ये एक करेक्ट सेंटेंस है, पर इनकरेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, द बॉय द फूड ईटिंग इज। सो बेसिकली ग्रामेटिकली करेक्ट करना एक सेंटेंस को, वो सिंटैक्टिकल लेवल करता है। फिर आता है सिमेंटिक लेवल। सिमेंटिक लेवल जो है वो डील करता है विद द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सेंटेंसेस, ये फोकस करता है ऑन अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल मीनिंग। फॉर एग्जांपल द बैंक इज क्लोज्ड, तो बैंक क्या है, कैन मीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या एक रिवर बैंक। तो बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ये क्लासिफाई करता है या बेसिकली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है द मीनिंग ऑफ द वर्ड। फिर आता है डिस्कोर्स लेवल। डिस्कोर्स लेवल में क्या होता है, ये डील करता है विद द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस, हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस मल्टीपल सेंटेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल राम वेंट टू द स्टोर, ही बॉट मिल्क। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ही को हमने यूज किया है, तो यहाँ पे ही क्या है, ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ही को रिफर किया है एज राम। फिर आता है प्रेगमेटिक लेवल। प्रेगमेटिक लेवल का मतलब क्या होता है, ये डील करता है विद द रियल वर्ल्ड नॉलेज एंड इंटेंट, ये अंडरस्टैंड करता है व्हाट द स्पीकर एक्चुअली मीन एंड नॉट जस्ट व्हाट इज सेड। जैसे फॉर एग्जांपल कैन यू पास द सॉल्ट, इसका मतलब क्या है, ये एक रिक्वेस्ट है, नॉट अ क्वेश्चन अबाउट एबिलिटी। अब बात करते हैं कि वाई एनएलपी इज हार्ड, तो इसका भी सेम आंसर है। एनएलपी हार्ड इसके लिए है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हार्ड इसके लिए है बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है, एक सिंगल वर्ड और सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स। मशीन मस्ट चूज द करेक्ट मीनिंग बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है आई सॉ अ बैट, अब बैट से मल्टीपल मीनिंग्स आ सकते हैं। बैट, क्रिकेट बैट के बारे में बात हो रही है या एक एनिमल बैट के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। सेकेंड है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन और या प्रीवियस सेंटेंस के ऊपर। सेम सेंटेंस कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अगर कोई सेंटेंस है इट्स हॉट हियर, could be a complaint or a request to turn on AC, तो मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। फिर आता है स्लैंग्स, एब्रीवेशंस, इनफॉर्मल लैंग्वेज। पीपल जो है यूज करते हैं स्लैंग को, शॉर्ट फॉर्म्स को जैसे LOL हो गया, या इमोजीज या सिंबल्स को यूज करते हैं, एंड दीज आर हार्ड फॉर मशीन टू इंटरप्रेट। जैसे ये सेंटेंस पे LIT लिट ये एक स्लैंग है, एंड दिस मूवी वॉज अ लिट ये एक पॉजिटिव ओपिनियन को शो कर रही। देन कम्स कॉम्प्लेक्स ग्रामर एंड सेंटेंसेस। लैंग्वेज जो होती है उनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रामर रूल्स होते हैं। हिंदी के ग्रामर रूल्स डिफरेंट है, इंग्लिश के अलग है, एक्सेट्रा। लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर डिफिकल्ट टू फ्रेज। फिर सार्केज्म एंड आयरनी। सार्केज्म मतलब मीनिंग इज ऑफन अपोजिट ऑफ द लिटरल वर्ड्स, requires emotional and conceptual understanding. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेंटेंस है, किसी पर्सन ने कहा ग्रेट जॉब सेड आफ्टर अ मिस्टेक, तो ये एक नेगेटिव मीनिंग को शो कर रही है, नॉट अ पॉजिटिव मीनिंग। फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेज के डिफरेंट ग्रामर्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है एंड डिफरेंट स्टाइल होते हैं। फिर आता है वर्ल्ड नॉलेज रिक्वायरमेंट। Understanding a language often needs real world knowledge. Example, he dropped the glass and it broke. The machine must show the glass is fragile.
तो ये सारे थे रीजंस फॉर NLP टू बी हार्ड। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड नेचुरल लैंग्वेजेस। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते हैं वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर को कि उन्हें क्या टास्क परफॉर्म करना है, whereas जो नेचुरल लैंग्वेज होते हैं उनको यूज किया जाता है फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन, ह्यूमन से बात करने के लिए, उनकी तरह रिप्लाई देने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए एंड उनके लैंग्वेज को समझने के लिए। एग्जाम्पल जो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो होते हैं C++, जावा, जो तुम्हारी टिपिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, हाई लेवल लैंग्वेजेस है, वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज में ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में बात होती है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी एक्सेट्रा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्पस होता है कि कोई स्पेसिफिक टास्क जो इंस्ट्रक्ट किया है उसको परफॉर्म करना, whereas नेचुरल लैंग्वेज का काम होता है कि वो एक्सप्रेस कर सके थॉट्स को, आइडियाज को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सके कि वो ह्यूमन को समझ आए। एम्बिग्यूटी नेचुरल लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी नहीं होती है, मतलब कोई अगर वर्ड है उसका एक ही मीनिंग होता है, पर नेचुरल लैंग्वेज जो है वो काफ़ी एम्बिग्यूअस होता है, वहाँ पे एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। ग्रामर रूल्स, यहाँ पे स्ट्रिक्ट ग्रामर रूल्स होते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेयरएज नेचुरल लैंग्वेज काफ़ी फ्लेक्सिबल ग्रामर यूज करता है। यहाँ पे एरर इज नॉट अलाउड, वेयरएज एरर्स आर यूजुअली अंडरस्टूड। ये कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ चुका है। इमोशंस, यहाँ पे नो इमोशंस, यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस एंड फीलिंग्स को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सार्केज्म सपोर्ट नहीं किया जाता है, वेयरएज नेचुरल लैंग्वेज में सार्केज्म कॉमनली यूज किया जाता है। इवोल्यूशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिजाइन एंड अपडेट किया जाता है बाय डेवलपर, वेयरएज जो इवोल्यूशन है नेचुरल लैंग्वेज का वो होता है नेचुरली ओवर टाइम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लेस फ्लेक्सिबल है और जो नेचुरल लैंग्वेज है वो हाईली फ्लेक्सिबल है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन रीडेबल है और ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। फिर देखते हैं हम आर नेचुरल लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होते हैं, इज वन दैट कैन डिस्क्राइब यूजर्स रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। पर नेचुरल लैंग्वेज जो होते हैं लाइक इंग्लिश, हिंदी, मराठी एक्सेट्रा हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड गो बियॉन्ड द पावर ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। So while natural languages are not regular, so first reason है long distance dependencies. Long distance dependency का मतलब क्या होता है, ये word dependent होता है on other far away in the sentence. Example, if ये होगा तो then ये होगा. So word depend करता है on other sentence. दूसरा आता है nested structure. Nested sentences हो गए या nested structures हो गए, मतलब phrases can be embedded inside each other. जैसे the book that the student who I met read. So ये एक nested sentence है। यहाँ पे भी एक example में nested sentence है, जैसे the boy who saw the dog that chased the cat ran away. So यहाँ पे एक nested sentence है, मतलब sentence के inside एक sentence है, जैसे who saw the dog that chased the cat. फिर थर्ड है agreement rules, मतलब subject verb agreement must match. फिर recursion का मतलब है sentence can repeat pattern infinitely. एंड लास्ट है context dependency, मतलब मीनिंग डिपेंड करता है on the context, जैसे flying planes can be dangerous. फॉर्मल लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज जो होते हैं वो हैंडल नहीं कर सकते हैं नेस्टेड ब्रैकेट्स को, मैचिंग काउंट को, एग्जांपल इक्वल नंबर ऑफ नाउन्स या वर्ब्स को। नेचुरल लैंग्वेजेस जो है वो ऑफन रिक्वायर करती है एटलीस्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उनको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर चाहिए या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक यही है सेंटेंस है, द बॉय हु सॉ द डॉग दैट चेज्ड द कैट रन अवे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस काइंड ऑफ नेस्टिंग कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, हेंस नेचुरल लैंग्वेजेस आर मोर पावरफुल देन रेगुलर लैंग्वेजेस। सो ये रीजन है कि जो नेचुरल लैंग्वेज है वो रेगुलर नहीं है। फिर आता है फाइनाइट ऑटोमेटा। सो व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा? फाइनाइट ऑटोमेटा सिंपल कंप्यूटेशनल मॉडल है, यूज किया जाता है इन NLP टू प्रोसेस एंड रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स इन द टेक्स्ट।
ये वर्क करता है वेल फॉर बेसिक एंड सरफेस लेवल लैंग्वेज के लिए या टास्क के लिए, पर अगर तुम फुल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो ये इसे मुश्किल होगी। व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा? ये बेसिकली एक मशीन है जहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं और ट्रांजिशन भी होता है उन स्टेट्स के बीच में बेस्ड ऑन द इनपुट सिंबल। ये रीड करते हैं तुम्हारे इनपुट को वन सिंबल एट अ टाइम एंड देन चेंज करते हैं स्टेट को अकॉर्डिंगली। इट ईदर एक्सेप्ट्स या रिजेक्ट करते हैं तुम्हारे इनपुट को। इसका रोल क्या होता है? फाइनाइट ऑटोमेटा आर मेनली यूज्ड व्हेन लैंग्वेज पैटर्न्स आर रेगुलर या सिंपल होते हैं, तो उनको तब यूज किया जाता है। दो तरह के फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिनको डीएफए बोला जाता है, और एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिनको एनएफए बोला जाता है। ये तुमने टीयूसी में सेकेंड थर्ड ईयर में आई गेस पढ़ा होगा। फिर से देखते हैं व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है? फॉर ईच स्टेट एंड इनपुट सिंबल देयर इज एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन। एक स्टेट इज completely determined, the next state is completely determined and ambiguity in transition नहीं होता है। So DFA in NLP कैसे होता है कि it is used when patterns are clear, fixed and very fast and efficient होता है। For example, check whether a word ends with ing। तो accepted words क्या होंगे? playing हो गया, reading हो गया, या रनिंग हो गया, एंड रिजेक्टेड वर्ड्स होंगे प्ले, रीड। सो डीएफए जो होता है मूव करता है स्टेप बाय स्टेप थ्रू कैरेक्टर्स एंड एक्सेप्ट करता है ओनली इफ द पैटर्न मैचेस एग्जैक्टली। अब बात करते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये क्या होता है? ये एनएफए, इसे एनएफए बोलते हैं। एंड अ स्टेट कैन हैव मल्टीपल ट्रांजिशन फ्रॉम वन सेम इनपुट सिंबल। यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकता है। कैन मूव टू मल्टीपल स्टेट एट अ टाइम एंड मे इंक्लूड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ट्रांजिशन को इंक्लूड कर सकता है। मूव विदाउट एन आउटपुट। एनएफए जो होता है वो यूजफुल है व्हेन मल्टीपल पैटर्न्स नीड टू बी मैच साइमल्टेनियसली, एंड ये इजियर होता है टू डिजाइन फॉर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। इसका एग्जांपल है कि सपोज you have to identify the words that start with un or end with ing। So example क्या है? unhappy, undo, playing, running, ये सारे उसके एग्जाम्पल है। NFA जो होता है वो ट्राई करता है मल्टीपल पार्ट्स इन पैरेलल मेकिंग द पैटर्न्स मैचिंग इजियर। डिटर्मिनिस्टिक मतलब DFA के यूजेस या एडवांटेजेस ये है कि ये सिंपल होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है इसका, एंड एफिशिएंट है फॉर लार्ज टेक्स्ट प्रोसेसिंग। एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के एडवांटेज क्या होते हैं? ये फ्लेक्सिबल है एंड पावरफुल है फॉर पैटर्न डिजाइन एंड इजियर है टू कंस्ट्रक्ट डीएफए। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एनएलपी। सो एनएलपी प्रोसेस करता है ह्यूमन लैंग्वेज को इन मल्टीपल स्टेजेस, स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ टेक्स्ट या स्पीच एंड एंड करता है विद अ मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले आता है लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनएलपी। टेक्स्ट को ब्रोकन किया जाता है इनटू टोकन्स। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? टोकनाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं वैलिड वर्ड्स को यूजिंग डिक्शनरी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेंटेंस है एनएलपी इज इंटरेस्टिंग, तो टोकन्स इनके वर्ड वाइज टोकन्स फॉर्म होंगे, जैसे एनएलपी एक टोकन होगा, इज एक टोकन होगा एंड इंटरेस्टिंग एक टोकन होगा। आफ्टर दैट इज सिंटैक्टिक एनालिसिस। सो ये क्या है? ये चेक करता है तुम्हारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। ये डिटरमाइन करता है हाउ द वर्ड्स आर अरेंज एंड आइडेंटिफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट, रिलेशनशिप्स को फाइंड करता है लाइक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है शी इज रीडिंग बुक। तो इस सेंटेंस में हमें फाइंड करना है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे शी इज रीडिंग अ बुक है तो ये ग्रामेटिकली पहली बात तो करेक्ट है, एंड रीडिंग शी बुक अ तो ये इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली उसको फाइंड करने का काम करता है। देन कम सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस जो है वो फोकस करता है ऑन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ये रिजॉल्व करता है एम्बिग्यूटी को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर
लिखा है, कोई सेंटेंस है, द बैंक इज क्लोज्ड, तो बैंक का मतलब क्या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक की बात कर रहे हैं या एक रिवर साइड बैंक की बात कर रहे हैं? तो इनके मीनिंग को समझने के लिए बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ये सिमेंटिक एनालिसिस ये काम करता है. देन कम्स डिस्क्लोजर इंटीग्रेशन. सो ये कंसीडर क्या करता है, प्रीवियस एंड नेक्स्ट सेंटेंसेस को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द रेफरेंस एंड कंटिन्यूटी को. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सेंटेंस है, रवि वेंट टू द मार्केट एंड ही बॉट फ्रूट्स. सो यहाँ पे क्या होगा, ही रिफर्स टू रवि, तो ये कंटिन्यूशन को देख रहा है. सबसे पहला सेंटेंस क्या था, रवि वेंट टू द मार्केट. अब ये कंटिन्यूशन को प्रीवियस सेंटेंस को समझ रहा है एंड आगे बढ़ रहा है, तो ये समझ गया है कि ही जो यहाँ पे लिखा है वो रेफर कर रहा है रवि को. तो ये कंटिन्यूशन को मेंटेन करने के लिए और रेफरेंस करने के लिए, रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए डिस्कोर्स इंटीग्रेशन को समझा जाता है. फिर आता है प्रेगमेटिक एनालिसिस. प्रेगमेटिक एनालिसिस में क्या होता है, ये अंडरस्टैंड करता है तुम्हारे एक्चुअल इंटेंशंस को ऑफ द स्पीकर. ये यूज करता है रियल वर्ल्ड नॉलेज को एंड सिचुएशन को. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेंटेंस है, कैन यू ओपन द विंडो. सो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, ये एक रिक्वेस्ट है, ये कोई कंप्लेन नहीं है या कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट. ये सेंटेंस क्या है बेसिकली उसको समझने की कोशिश करता है. तो समरी एक बार देख लेते हैं. लेक्सिकल एनालिसिस में बेसिकली टोकनाइजेशन होता है. सिंटैक्टिक एनालिसिस में ग्रामर एंड स्ट्रक्चर को देखा जाता है. सिमेंटिक एनालिसिस में हम देखते हैं जो सेंटेंस है उसका मीन क्या है या वो वर्ड है उसका मतलब क्या है, क्या ये बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को रेफर करने की कोशिश कर रहा है या रिवर बैंक की बात कर रहा है. फिर आता है डिस्कोर्स. डिस्कोर्स में हम कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस सेंटेंसेस को फाइंड करते हैं एंड प्रेगमेटिक में हम स्पीकर के इंटेंशन को समझते हैं कि क्या वो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या वो कोई कंप्लेन कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है. फिर आता है चैलेंजेस एंड इश्यूज इन एनएलपी. ये सेम है एनएलपी हार्ड में जो हमने पढ़ा था. एम्बिग्यूटी हमने पढ़ा है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, देन सार्केज्म, इनफॉर्मल लैंग्वेज जैसे स्लैंग यूज करना, एब्रीवेशंस यूज करना या इमोजीज का यूज करना, मल्टीलिंगुअलिटी मतलब लो सोर्स लैंग्वेज, वर्ल्ड का नॉलेज होना, कॉमन सेंस एंड रीजनिंग कि वो क्या लाइक बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है. Like understand the language often needs real world knowledge जैसे the glass fell and broke, so knowing glass is fragile. फिर उसके बाद आता है noisy data. डेटा हो सकता है काफ़ी नॉइजी हो क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा है, वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, मिक्स लैंग्वेजेस होते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, तो उनको समझना. एंड बायस, एथिकल कंसर्न. तो यहाँ पे क्या होता है, एनएलपी मॉडल्स कैन लर्न बायसेस फ्रॉम डेटा, रिस्क ऑफ अनफेयर या हार्मफुल आउटपुट. बेसिक्स ऑफ टेक्स्ट प्रोसेसिंग. टेक्स्ट प्रोसेसिंग जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है एनएलपी में. ये प्रिपेयर करता है तुम्हारे रॉ टेक्स्ट को सो दैट द मशीन कैन अंडरस्टैंड एंड एनालाइज इट. उसमें सबसे पहले आता है टोकनाइजेशन. टोकनाइजेशन हमने पहले भी पढ़ा था. इसका मतलब है कि ये एक प्रोसेस है ऑफ ब्रेकिंग द टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एज टोकन्स. ये टोकन्स जो होते हैं वो या तो वर्ड्स में हम फॉर्म कर सकते हैं या सेंटेंसेस में या सिंबल्स में. इट डिपेंड ऑन अस. एग्जाम्पल, एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट इनपुट दिया है जैसे आई लव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. आफ्टर टोकनाइजेशन सारे वर्ड्स, अभी हमने वर्ड वाइज टोकनाइजेशन किया है, वर्ड टोकनाइजेशन किया है, तो सारे वर्ड्स का टोकन बन जाएगा. जैसे आई का टोकन बनेगा, लव का बनेगा, नेचुरल का बनेगा, लैंग्वेज का बनेगा एंड प्रोसेसिंग का बनेगा. वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये एनालाइज करता है तुम्हारे टेक्स्ट को वर्ड बाय वर्ड एंड यूज किया जाता है इन ऑलमोस्ट ऑल एनएलपी टास्क. जैसे सर्चिंग में यूज करते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस में यूज करते हैं, एक्सेट्रा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन होते हैं एनएलपी में. सबसे पहला है वर्ड टोकनाइजेशन. वर्ड टोकनाइजेशन का मतलब होता है हमें टेक्स्ट को स्प्लिट करना है इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स. जैसे यहाँ पे हो रहा है, आई लव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को हमने वर्ड टोकन में स्प्लिट किया है.
सो ये सेंटिमेंट एनालिसिस या टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में यूज होता है. अदर इज नेक्स्ट इज कैरेक्टर टोकनाइजेशन. यहाँ पे हम स्प्लिट करते हैं टेक्स्ट को इनटू इंडिविजुअल कैरेक्टर. जैसे इफ वर्ड है लव, तो हम कैरेक्टर वाइज इसको स्प्लिट करेंगे. एल एक टोकन बनेगा, जीरो बनेगा, वी बनेगा एंड ई एक टोकन बनेगा. ये यूज किया जाता है इन स्पेलिंग करेक्शन या हैंडल करने में अननोन या मिसस्पेल्ड वर्ड्स को. फिर आता है सब वर्ड टोकनाइजेशन. सब वर्ड का मतलब होता है ब्रेक करना है वर्ड्स इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल पार्ट, जिनको सब वर्ड बोला जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है अनहैप्पीनेस, तो इनको टोकन्स में डिवाइड करेंगे तो आएगा अन, हैप्पी एंड देन नेस. इनको यूज किया जाता है इन मॉडर्न एनएलपी मॉडल्स लाइक जीपीटी में या बीईआरटी में. एंड हैंडलिंग जो होती है वो काफी रेयर होती है एंड न्यू वर्ड्स होते हैं. सेंटेंस टोकनाइजेशन. यहाँ पे हम स्प्लिट करते हैं टेक्स्ट को इनटू सेंटेंसेस. जैसे इफ यहाँ पे आई लव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दिया है, प्लस यहाँ पे अगर आगे एक और सेंटेंस होता दैट इट इज वेरी यूजफुल, तो हम इसको सेंटेंस में ब्रेक करते. पहला टोकन बनता आई लव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड दूसरा बनता इट इज वेरी हेल्पफुल. तो ये यूज करते हैं इन टेक्स्ट समराइजेशन में एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस में. लास्ट आता है एनग्राम टोकनाइजेशन. ये क्रिएट करता है ग्रुप ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल बायग्राम, जहाँ पे n इक्वल टू 2 है. सो इफ सेंटेंस इज आई लव नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो ये दो के इसमें कॉन्जिक्यूटिव दो के पेयर बना के उसके टोकन्स बनाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई लव एक टोकन बनेगा, लव नेचुरल एक टोकन बनेगा, नेचुरल लैंग्वेज एक टोकन बनेगा एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक टोकन बनेगा. सो इस वे में ये वर्क करता है. आफ्टर दैट आता है स्टेमिंग. स्टेमिंग जो है वो रिड्यूस करता है तुम्हारे वर्ड्स को टू देयर रूट या बेस वर्ड्स में बाय रिमूविंग द सफिक्स. द रूट वर्ड में नॉट बी अ रियल डिक्शनरी वर्ड. जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है शी इज प्लेइंग एंड प्लेड वेल. आफ्टर स्टेमिंग क्या होगा, हम प्लेइंग को प्लेइंग का जो स्टेम है या रूट वर्ड है प्ले, एंड प्लेड का जो रूट वर्ड है, मतलब प्लेड का भी रूट वर्ड प्ले ही है. द रूट वर्ड में नॉट बी अ रियल डिक्शनरी वर्ड. ऐसा स्टेमिंग में होता है. ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि ये रियल डिक्शनरी वर्ड नहीं भी हो सकता है. वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये रिड्यूस करता है तुम्हारी वोकैबुलरी की साइज एंड इम्प्रूव करता है तुम्हारे टेक्स्ट मैचिंग एंड सर्च एफिशिएंसी को. जैसे फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल वर्ड ये है एंड ये इसके स्टेम है. जैसे कि प्लेइंग को हमने प्ले में किया, प्लेड को भी प्ले उसका रूट वर्ड हुआ, प्लेस का भी प्ले हुआ, पर स्टडीज का स्टडी हुआ. सो ये कोई डिक्शनरी वर्ड नहीं है. स्टेमिंग रिड्यूस करता है पर इट मे और मे नॉट बी अ वर्ड इन डिक्शनरी. जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं रनिंग, रनर, रन्स, ये सारे इन सारे वर्ड्स का एक ही रूट वर्ड है विच इज रन. एंड कोडिंग, कोड्स, कोडर, इन सब का एक ही रूट वर्ड है. स्टेमिंग करने के बाद इनका हो जाता है कोड रूट वर्ड. आफ्टर दैट इज लेमेटाइजेशन. What is this? It is a process of converting the word to its base या dictionary form called as lemma. So हमने stemming में क्या देखा, हम वहाँ पे reduce कर रहे हैं word को into their base form या root form, पर वो हो सकता है कि dictionary में हो या ना हो. पर lemmatization में क्या होता है, हम reduce तो करते हैं word को, पर वो होता ही होता है dictionary form में. Lemma is always a valid dictionary word and it considers grammar and meaning of the word. जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो चेंज, चेंजिंग, चेंजेस, चेंज्ड, चेंजर, इन सब का रूट वर्ड स्टेमिंग अप्लाई करके उनका एक रूट वर्ड प्रोड्यूस हुआ है विच इज दिस. पर ये कोई प्रॉपर वैलिड डिक्शनरी वर्ड नहीं है. पर वही अगर हम इस पे लेमेटाइजेशन पुट करते तो हमें एक प्रॉपर डिक्शनरी रूट वर्ड मिलता या बेस वर्ड मिलता. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटेंस है शी इज रनिंग फास्टर. सो आफ्टर लेमेटाइजेशन क्या होगा, रन एंड फास्ट हमने रिड्यूस कर दिया. सो वाई लेमेटाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये इम्प्रूव करता है टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग को. यूज करते हैं इन सर्च इंजिन, चैटबॉट्स, क्वेश्चन आंसरिंग
एंड मोर एक्यूरेट होता है देन स्टेमिंग। देन आता है पार्ट ऑफ स्पीच, POS टैगिंग बोलते हैं। सो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये प्रोसेस है ऑफ असाइनिंग अ ग्रामेटिकल टैग्स टू ईच वर्ड इन दिस सेंटेंस, सच एज नाउन असाइन करना, वर्ब असाइन करना, एडजेक्टिव या एडवर्ब असाइन करना। जैसे सपोज ये वर्ड दे के रखा है, एग्जाम्पल द कैट इज स्लीपिंग। सो द क्या है? द एक डिटरमाइन है, कैट क्या है? कैट इज अ नाउन, इज अ वर्ब एंड स्लीपिंग भी एक वर्ब है। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अ बुक, आई बुक अ टिकट। सो यहाँ से हमें क्या मिला? बुक जो है वो एक वर्ब है एंड रीड दिस बुक, तो यहाँ पे बुक क्या है? एक नाउन है। सो POS जो है, POS टैगिंग, वो हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई कर सके द करेक्ट मीनिंग। वाई POS टैगिंग इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ये हेल्प करता है सिंटैक्टिक एनालिसिस के लिए, इम्प्रूव करता है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन के लिए, जैसे पीपल, लोकेशन, ये एक नेम्ड एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन, इनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। ये सपोर्ट करता है मशीन ट्रांसलेशन में। यहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, आई एंजॉय सॉल्विंग डेटा प्रॉब्लम्स। सो आई एक प्रोनाउन है, enjoy एंड सॉल्विंग वर्ब है, मतलब एक्शन वर्ड्स है, एंड डेटा एंड प्रॉब्लम नाउन होते हैं। That's it for this video. If you like this video, please like, share and subscribe to Gyan Sandhi.